स्कूल केमिस्ट्री क्लासेस पर मैं हूँ आनंद गुजर, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित और प्रस्तुत हो चुका हूँ मैं। आप जान ही रहे हैं कि ये पूरा लेक्चर सीरीज क्रैश कोर्स का चल रहा है और ये पूरी की पूरी टीम आपको लगभग 95% प्लस के लिए काम कर रही है। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं आप, अगर उसको मैं दो पार्ट में तोड़ूँ तो दो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और उसमें जितनी सारी चीज़ें थी मैंने सब डिस्कस कर दिया है। और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के, जैसे आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा तो वो मैंने सोचा है वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम फिजिक्स के जिस दिन एग्जाम होगा, जिस समय एग्जाम होगा, उसके बीच में जो मुझे गैप मिलेगा या आपको गैप मिलेगा, उसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जब आपके पेपर फिजिक्स आने वाला होगा तब। वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, उतने में आप 90% प्लस में आएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। आप बोर्ड पर नाम देख ही रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन मैटर वेव। ये चैप्टर बहुत आसान छोटा चैप्टर, लेकिन आपको पूरा का पूरा मान के चलिए 3 से 4 नंबर का मार्क्स दिला कर जाएगा ये चैप्टर। तो आज ही इस चैप्टर को मैं समराइज करूंगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आज ही समराइज कर दूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय बर्बाद किए, बिना टाइम को खत्म किए, आराम से एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। धीरे धीरे आप समझिएगा, धीरे धीरे आपको मजा आएगा। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव चैप्टर का नाम है, आपको देख लिया है मैंने। सारे क्वेश्चन एक जगह रखे हैं, उससे मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे साल में आए वो सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा आपको, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम, जो कि पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू द बाय द आइंस्टाइन, और इसीलिए आइंस्टाइन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आप जानते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे। दूसरी चीज में देखेंगे किस तरीके से मैटर वेव के बारे में बात करते हैं। मैटर वेव का मतलब आप देखेंगे कि जो पार्टिकल है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है, जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ अभी आएगा, मैं बताऊंगा आगे उसके बारे में। उसका एक फॉर्मूला जनरलाइज निकल कर आएगा, सिंपल से फॉर्मूले है, सब सिंपल फॉर्मूले, बस आपको दिमाग में रखना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर ले आना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, मुश्किल से 4 से 5 चीजें हैं इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। एक दो तो ग्राफ भी है, मैं बता दूंगा अभी आपको। 4 से 5 चीजें हैं इस पूरे के पूरे रिलेशनशिप में, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, और इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, उसको कैसे इवॉल्व किया गया, पहले उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानिए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लियोनार्ड और हर्ट्ज ने किया था। लियोनार्ड हर्ट्ज और हेनरिक, हर्ट्ज एंड लियोनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन था। उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था फॉर द कैथोड रे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, कैथोड रे। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नहीं कर रहे थे। ये क्या है भी आगे मैं बताऊंगा आपको। इनका एक्सपेरिमेंट था सिर्फ और सिर्फ क्या, डेवलप करने के लिए। कैथोड रे ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा टर्म इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। इसको इस्तेमाल किया किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लियोनार्ड और हर्ट्ज ने बताया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन्होंने थोड़ा सा उसको क्या किया है, मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद जो वैक्यूम चेंबर, ध्यान समझिएगा, जो वैक्यूम चेंबर अभी तक सिर्फ इस तरीके से बनता था, इस तरीके से प्लेट लगी होती थी और प्लेट को सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, अभी तक इस प्लेट को और इस चेंबर को, ये वैक्यूम चेंबर, ध्यान रखिएगा ये वैक्यूम चेंबर है। इस वैक्यूम चेंबर को आइंस्टाइन ने कुछ और नहीं किया, थोड़ा सा इसके अंदर, यानी सर्किट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया। वो चेंज कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। और साथ ही साथ इसको, इस फोटो इलेक्ट्रिक सिस्टम को बाहर से जो रे आ रही थी, जो प्लेट पर पड़ रही थी, उस प्लेट पर डालने के लिए उस पूरे के पूरे सिस्टम को इन्होंने उस वैक्यूम चेंबर के अंदर क्या ले लिया, अंदर कर लिया। यानी कि कुछ ऐसा चेंबर उन्होंने बना दिया, किसने, आइंस्टाइन ने, कि जो सोर्स लाइट दे रहा है वो भी कहाँ पर है, वैक्यूम चेंबर के अंदर है। यानी पूरी की पूरी लाइट कंजर्व है, सोर्स से निकल के आ रही है और सोर्स भी इसी वैक्यूम चेंबर के अंदर है, और पूरी पूरी लाइट एग्जैक्ट अमाउंट में जिस भी कैथोड पर पड़ना है, जिस भी प्लेट पर पड़ना है, उस प्लेट पर पड़ रही थी और वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही थी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है हमको वही पढ़ना, ज्यादा कहानी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में जान लीजिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस
ध्यान समझिएगा, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल और द मेटल सरफेस when a small frequency of light or the minimum frequency of light is incident on the surface। एक नए और इसको अच्छे से मॉडिफाई करके सही तरीके से बता रहा हूँ कि a minimum amount of frequency or frequency of light falls on the metal surface at which the electrons get excited and just what jump from the metal surface or just leave the metal surface is known as what photoelectric effect। हिंदी में समझिएगा कि एक ऐसे अमाउंट की फ्रीक्वेंसी अगर किसी प्लेट पर डाली जाए जिस कंडीशन में वो प्लेट्स क्या करें, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं एक समय के बाद, यानी जब एनर्जी बढ़ती रहे, इंटेंसिटी बढ़ती रहे और इलेक्ट्रॉन्स एक समय के बाद क्या करेंगे, उस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाएंगे, इमिट हो जाएंगे एक समय के बाद। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो दो तीन चीजें इसमें देखेंगे, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा अभी। एक होता है व्हेन द, मैं डेफिनेशन को पढ़ दे रहा हूं, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द सरफेस, these emitted electrons are known as photoelectrons and current due to these electrons in the circuit is called photocurrent and the phenomena associated with this is known as photoelectric effect। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रैवल करेंगे, मूव करके बाहर की ओर निकलेंगे, उनको हम कहेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो क्या करेंगे, मोशन में आएंगे, जब मोशन में आएंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। उस सब मैं यहाँ दिखाऊंगा, धीरे धीरे एक चीज आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे इसमें टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना है, मैं आराम आराम से आपको एक चीज समझाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, एक ही चीज समझेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है, दो तीन टर्म को आपको पहले समझना है, एक एक टर्म को मैं यहाँ समझाता चल रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक टर्म है आपका वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा टर्म क्या है, एक एक टर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमको देखना क्या क्या है। दूसरा देखना है टर्मिनल पोटेंशियल, कह लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों देखेंगे, ठीक। अगला देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों के बारे में देखेंगे, यहाँ मैं बताऊंगा एक चीज। अगला देखेंगे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक टर्म याद आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, STOPING है ना कि STOPPING, देख लीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मेरे ख्याल से STOPING है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सबको मैं लिखते चलता हूँ सिंबल भी। इसको W0 या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो आप जान ही रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी है तो न्यू नॉट और वेवलेंथ है तो लैम्डा नॉट करेंगे, ठीक। इसको करते हैं किससे, V0 से, याद रखिएगा। ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन बना देते हैं, याद रखना मेरे भाई, तीनों से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। कि वर्क फंक्शन क्या है, एक नंबर में डिफाइन करिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक नंबर में रहता है, डिफाइन करिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है उसको डिफाइन करिए, किस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वो डिफाइन करिए, सब मैं यहाँ धीरे धीरे आपको चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या समझिएगा, वर्क फंक्शन कुछ और नहीं है, ये एक ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहेंगे किसी भी मेटल का या किसी भी सरफेस का, जो कि मिनिमली आपको प्रोवाइड करना ही करना है, ताकि उस एनर्जी को गेन करने के बाद, ध्यान समझिएगा, उस एनर्जी को गेन करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको स्टोर करके रख ना पाए, वो एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने में खर्च होने लगे, तो ऐसे एनर्जी को या इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी, समझ रहे हैं, वर्क फंक्शन कुछ और नहीं है, एनर्जी है, जो कि बेसिकली ये बताती है कि जब कभी भी आप एक फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर डालोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक समय तक हीट होंगे उसी मेटल सरफेस पे, लेकिन जब वो हीट अपने जिस बॉन्ड से और जिस तरीके से जिस सराउंडिंग से वो घिरे हुए हैं, अगर उस सराउंडिंग के बराबर उन्होंने हीटिंग एब्जॉर्ब कर ली है, तो जो फर्दर लाइट की हीटिंग पड़ रही है लगातार इंटेंसिटी सूरज से या किसी भी लाइट को जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो लगातार उस पर पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को जितना मेटल सरफेस में रहने के लिए एनर्जी चाहिए तो उसने उतना मैक्सिमली एनर्जी ले लिया है, लेकिन फर्दर अगर एनर्जी आ रही है किसी सोर्स से
तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट करके बाहर की ओर निकल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के फिनोमिना को, इस तरीके की कंडीशन को हम ये कहते हैं और ये हम जानते हैं कि ये क्या है, वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वही आपका वर्क फंक्शन है, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट जैसा टर्म कहते थे ना, वैसे ही कुछ वर्क फंक्शन भी है। होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, मैं एक चीज देखते चलो ताकि कुछ चीजें इधर उधर ना हो जाए। ठीक, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया वर्क फंक्शन के बारे में, आप बस सुनते चलिए। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पेपर में आपको क्वेश्चन में देख कर बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम कुछ हवा में पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको ये लगे। ठीक है, 1 नंबर में जो क्वेश्चन आए देखिए क्या आया है। देखिए 2014, 17, 11, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया 2014 में, मतलब 2017 में, ठीक, 14 में, 11 में, 5 में और शायद 9 या 8 में भी आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर में आपका ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भी दिखाता हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, इसमें कोई भी चीजें गलत नहीं होंगी। देखिए 2019, 11, 10, 9, 8, 6, 16, 14, 13 में ये पूछा गया। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया 1 नंबर में, 19, 18, 16, 14, 13, 8, 7, 6 और 4 में शायद पूछा गया है ना। 13 में मैंने लिखा है, 13 में भी पूछा लिखा हुआ है। ठीक है, 5 में, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझिए इसके इंपॉर्टेंस को। 1 नंबर में समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत? तो वर्क फंक्शन क्या है आपको यहां मैंने बता दिया कि वर्क फंक्शन इज नथिंग बट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट or to just eliminate the electron from the metal surface is known as what, work function W naught और phi naught या phi। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि यार अगर आप अंग्रेजी के टर्म को थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे या जानते होंगे तो आपके दिमाग में ये याद होगा। कहते हैं यार कि अरे यार तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी और द फ्रीक्वेंसी का ही एक ऐसा हिस्सा कह लीजिए कि जिसमें कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि किस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स अब मेटल सरफेस को छोड़ने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट क्या है, एक लिमिटेशन। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि थ्रेशोल्ड आप कैसे समझते हैं, अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप जानते होंगे कि थ्रेशोल्ड कुछ और नहीं है यार। कहते हैं ना कि यार अब इतना मत मुझे टीज करो या इतना मत मुझे कहो कि मैं अपने थ्रेशोल्ड को ब्रेक करता हूँ। थ्रेशोल्ड का मतलब जानते क्या होता है, एक लिमिट है। थ्रेशोल्ड इज नथिंग बट व्हाट, लिमिट। यानी अगर आप किसी लिमिट को ब्रेक करके उसके फर्दर अपने बॉडी को, अपने शेप को, अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं या नए निर्माण की ओर बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को जहाँ से वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं या कुछ अलग होने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात क्यों हो रही है, वेवलेंथ की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैं बताऊँ आपको तो हर एक मेटल, हर एक बॉडी, हर एक सिस्टम की क्या है, अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपना एक वाइब्रेशन है। तो नेचुरली जब वो वाइब्रेट करेगा, यानी जब तक उसका सहने की जो क्षमता है, उस टेम्परेचर पर जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार होता है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप हंसते खेलते कूदते रहते हैं। आपको जब बुखार होने लगता है तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। आप अपनी चीज़ों को कम करने लगते हैं, दौड़ भाग नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है, जब बुखार होगा तो वाइब्रेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगा। अब समझिएगा, अगर वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो वो कब तक बढ़े, ऐसा तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन आपके शरीर को छोड़ कर निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसी बॉडी को और उसी चीज़ को, उसी मेटल, जैसे मान लीजिए मैं मेटल की बात करूँगा, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, अगर उसी ह्यूमन बॉडी को उठाकर आग पर बैठाओ तो आग पर बैठाने पे आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे कि यार एक समय के बाद तो बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, बदल गई, राख में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, यानी जब कोई किसी डेड बॉडी को भी आप देखते होंगे, अगर रखते होंगे तो वो राख में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये मैं ऐसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल्स आप फेमिलियर हैं इस वजह से, बाकी ऐसा कुछ
इस घटना से कोई इसका मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जब मैं थ्रेशोल्ड की बात करता हूं तो वो एक ऐसा टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का एक थ्रेशोल्ड हो सकता है, टेम्परेचर का, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, किसी भी चीज़ का। तो नेचर में हर एक चीज़ का अपना क्या है, वाइब्रेशन है। तो जब अपने वाइब्रेशन से वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जब हम उस पर टेम्परेचर डाल रहे हैं या इंटेंसिटी की, किसी इंटेंसिटी की लाइट उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक लिमिट ऐसा आ रहा है कि वो अपने वर्क फंक्शन को ब्रेक करके कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर इमिट हो जा रहा है। और उस कंडीशन में जब वर्क फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ढाकने के बाद ही वर्क फंक्शन एक्टिव होगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी वर्क फंक्शन कुछ और नहीं है, एनर्जी है जो कि बांध कर रखा है। और थ्रेशोल्ड क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से कोई चीज़ नेचुरली वाइब्रेट कर रही थी, अब वो वाइब्रेट इतना तेजी से करी और इतना ज़्यादा कर रही है कि वो अपने सरफेस को छोड़ने के लिए एकदम तैयार है। तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो पॉइंट जहाँ से वो सिस्टम छोड़ देगा सरफेस को। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं, एक ऐसा पोटेंशियल, नाम ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप करना है पोटेंशियल, एक ऐसा पोटेंशियल लगाओ जो किसी चीज़ को स्टॉप करे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और नहीं है, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं और मान लीजिए हमको किसी लिमिटेड अमाउंट में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो मतलब लाइट का मतलब सूरज की रोशनी या किसी भी तरीके से अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, कोई भी रेज आप किसी मेटल सरफेस पर डालोगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और मूव करके एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ आएंगे, ये आप जानते हैं। तो जब हम एनर्जी लगातार देते हैं इंटेंसिटी, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर हमको कुछ वोल्ट की ही एनर्जी पैदा करनी है, पोटेंशियल पैदा करना है, कुछ वोल्ट का ही कुछ एम्पियर का ही करंट पैदा करना है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट हो गए हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैथोड से निकल कर एनोड पर डिपोजिट होंगे। तो उस कंडीशन में उस नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जिनको कि हमको नहीं स्टडी करना है या जिनको रोक देना है, क्योंकि हमको जितने अमाउंट की पोटेंशियल चाहिए या फिर कह लीजिए कि जितने अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए, हम उतने ही अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएंगे, बाकी वाले को अपोजिंग पोटेंशियल लगाकर क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो वो अपोजिंग पोटेंशियल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, फ्लो को अपोज करने में लगाया जाए, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी जितनी हमको ऊर्जा चाहिए, जितना हमको इलेक्ट्रिक या करंट चाहिए सर्किट के अंदर, उससे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी तो हमको उस ज़्यादा वैल्यू को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाए, रुक जाए, उल्टा प्रभाव देगा ये। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगा भी, ये इसको हम -v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बताऊंगा भी आपको, आगे देखते चलिएगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर रुकेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, तो क्या रुकेगा, फोटो करंट रुकेगा। यानी हमको जितनी फोटो करंट चाहिए उतना हम तभी निकाल सकते हैं जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाकर एक्सेस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर दें, ब्लॉक करें, रोकें। समझ पा रहे हैं। ब्लॉक करना, रोकने का मतलब क्या है, यहाँ से एक चीज़ को रिलेट और करूँगा आपको। यानी ये पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल हम लगा रहे हैं, EV नॉट इसको हम लिखते हैं, ये जो पोटेंशियल हम लगा रहे हैं ये कुछ और नहीं कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर भाग रहे होंगे जल्दी जल्दी काइनेटिक एनर्जी लेकर। लेकिन अगर उसी के बराबर एग्जैक्टली इस पोटेंशियल को मैं उसी के बराबर लगा दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो बल एक साथ लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में एक ही जगह पर, तो वो बॉडी क्या होगी, ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, बीच में रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर से कहाँ चली जाएगी, कैथोड पर जाके डिपोजिट होने लगेगी। समझ पा रहे हैं ना, फिर से डिपोजिट, तो कंसंट्रेशन फिर से कैथोड पर बढ़ेगा, तो पूरा का पूरा फिनोमिना क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको क्या देखना है कि इक्वल अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी के बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, वहीं पर से बीच में ही दब जाए। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन, इस कंडीशन को हम कहते हैं व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। होप आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कई बार पूछा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पूछा है कई बार, इसको मैं देख लेता हूँ, अगर एक आध बार दिखाया हो तो, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पता चल जाएगा अगर आया होगा तो। ये
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिख नहीं रहा है मुझे ये क्वेश्चन, लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए क्योंकि ये पेपर में आता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। आगे बढ़ें, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब कुछ एक एक चीज़ बताया आपको। अगला जो मैं पॉइंट बढ़ता हूँ वो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बढ़ता हूँ। आइंस्टाइन ने क्या फॉर्मूला दिया, इसका छोटा सा डेरिवेशन होगा, एकदम 2 से 3 लाइन का, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है और आराम से हम पढ़ेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए। इस चैप्टर को आज मैं ख़त्म करके ही जाऊँगा ताकि आपको चीज़ें दिक्कत ना करें, ठीक है। चलिए, मैंने जैसा कहा है मैं वैसा करके जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस उसको करिए आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। उससे ज़्यादा अगर कोई कुछ कह रहा है तो फिर समझिए आप अपना समय बर्बाद करेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो, बाकी जितना इंपॉर्टेंट है मैं बस उतना ही करा रहा हूँ। अगला हेडिंग देखिएगा, अगला हेडिंग क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। आइंस्टाइन ने कहा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत एकदम समराइज करके बता। आइंस्टाइन ने कहा कि जो अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे या यूवी रे जो भी आप डाल रहे थे उसकी अपनी क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अल्ट्रा वायलेट कहा, तो अल्ट्रा वायलेट कहाँ से आती है, सन से आती है। तो मान लीजिए सन से अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट जो भी आपको मानना रहे, बस एक हीटिंग वेव होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे हीटिंग वेव का काम सन से आ रही रेज में इंफ्रारेड ही करता है, अल्ट्रा वायलेट नहीं करता, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट तो ऊपर ही रुक जाता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट का काम कौन करता है, सरफेस पर सन से आ रही रेज में इंफ्रारेड रेडिएशन करती है हीटिंग इफेक्ट का काम, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो मान लीजिए यूवी, हम मान लीजिए जरूरी नहीं कि हम सन की लाइट डाल रहे हो, हम आर्टिफिशियली यूवी रेज डाल रहे हैं। तो यूवी रेज को हमने डाला किस पर, मेटल सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर डाला, जिससे कि हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फ्लो करके बाहर की ओर निकालना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो या आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी उसकी वो क्या होगी, ई होगी, ई एनर्जी की लाइट होगी। और इस ई एनर्जी की लाइट को मॉडिफाई करके पार्टिकल नेचर के फॉर्म में प्लैंक ने दिया था। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसमें क्या नाम है आपका, केमिस्ट्री के चैप्टर में, तो आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू वॉट, एच न्यू, ये टॉपिक, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर अल्ट्रा वायलेट रे हम डाल रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी है, यानी जो एनर्जी आ रही है जो कि कैथोड रे पर पड़ेगी, वो क्या होगी, एच न्यू के बराबर होगी। और अगर एच न्यू के बराबर है तो आपको पता है कि वर्क फंक्शन क्या है, एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए। उन्होंने कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हमको ये देखना है कि जो ये एच न्यू है वो 2 फॉर्म में ब्रेक हो रही है, ध्यान से समझिएगा, एच न्यू 2 फॉर्म में ब्रेक हो रही है। एक तो हीट करने के फॉर्म में आ रही है, ठीक, सरफेस को हीट कर रही है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। ध्यान समझिए, एक चीज़ समझा रहा हूँ, यानी इस एनर्जी को, जो कि यहाँ से एनर्जी मान लीजिए मैंने बनाया था ये ट्यूब वाला सिस्टम, अगर आप समझ पाए हो तो ये देखिएगा। उन्होंने कहा कि जो ये सिस्टम है जहाँ से ये रोशनी आ रही है, मान लीजिए कैथोड रे है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक, इस पर जो रोशनी पड़ रही है वो एनर्जी, वो जो रोशनी है वो कुछ और नहीं, वो क्या कर रही है, ये एच न्यू क्या कर रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है, क्योंकि इधर से जो एनर्जी आ रही है पार्टिकल नेचर, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको पार्टिकल नेचर प्रूव किया है। तो जो एच न्यू आ रही है वो इस सरफेस पर पड़ रही है, और इस सरफेस से दो चीज़ों में बढ़ रही है। पहला तो वो सरफेस के मेटल को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को हीट कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यानी इसका कुछ हिस्सा एनर्जी देने में जा रहा है, और कुछ हिस्सा इसी का, क्योंकि और कोई हिस्सा तो है नहीं, इसका कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इस जगह से निकाल कर, इस जगह से निकाल कर इधर की ओर भेजने में जा रहा है। समझ पा रहे हैं, यानी ये एच न्यू हीट और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर, जनरेट करने में दोनों के लिए काम हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए किसी भी बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी मत कहिए, टोटल एनर्जी पहले कहिए, यानी जो एच न्यू है वो किस किस फॉर्म में टूटा मेरे भाई, एच न्यू जो है वो टूटा आपका किसके किसके फॉर्म में, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में टूटा है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में टूटा है, यानी एच न्यू नॉट के फॉर्म में टूटा है। ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है समझिए ऐसे, यानी जो ये एच न्यू है ये एच न्यू हीट के फॉर्म में, हीट का मतलब कब तक हीट, तब तक हीट जब तक इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ न दे, ध्यान समझिएगा। तो तब तक वो हीट जब इलेक्ट्रॉन सरफेस को ना छोड़ दे, उस हीट या उस एनर्जी को हम क्या कह रहे थे, वर्क फंक्शन कह रहे थे। इसका मतलब ये हीट कुछ और नहीं, W0 है प्लस काइनेटिक एनर्जी,
समझ में आया? बहुत आसान चीज़ है, ध्यान समझिएगा। यानी वो जो हीट था वो वर्क फंक्शन के फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में टूट रहा है, क्योंकि वर्क फंक्शन तो वही है ना जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है। अगर उसके बराबर की एनर्जी दोगे या उससे ज़्यादा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ पा रहे हैं? तो वो हीट में चला गया वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन को जो मूव कराने की बारी आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी क्या आ गई, hν माइनस W0। समझते चलिएगा, 2 स्टेप का तरीका है ये। उसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला तो आपको क्या हो सकता है, hν माइनस W0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस W0 या फाई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, hν0। क्यों लिख सकता हूँ मेरे भाई? सिंपल सी बात है, ये W0 क्या है, एनर्जी ही तो है। इस hν को मैंने 2 एनर्जी के फॉर्म में तो तोड़ा, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में ही तोड़ सकते हैं आप। ठीक, अगर इसको एनर्जी के फॉर्म में तोड़ा, ये भी एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं W0 जो है वो क्या होगा, hν0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो hν है वो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हम प्रूव कर रहे हैं ये पार्टिकल नेचर के लिए है। इसका मतलब जो हीट ले रहा होगा वो भी पार्टिकल के फॉर्म में भी हीट ले रहा होगा, समझिएगा। यानी वेव फॉर्म में हम हीट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं। तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम पार्टिकल फॉर्म में है तो ये भी पार्टिकल फॉर्म में एनर्जी प्रोपोगेट करेगी एक जगह से दूसरी जगह, और ये भी जब एनर्जी लेगा तो पार्टिकल के फॉर्म में ही लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसको पार्टिकल फॉर्म में मैं hν0 लिख सकता हूँ तो इस W0 को भी hν लिख सकता हूँ, तो इस W0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, hν0। क्यों? क्योंकि W0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, समझिएगा, ये हीट जो है वो hν0 ही है। यानी इस hν का कुछ हिस्सा ही तो ये होगा। तो हिस्सा किस फॉर्म में होगा, किसी अलग एनर्जी के फॉर्म में थोड़ी ना होगा, इसी एनर्जी का कुछ अंश होगा ये। तो h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, ν0 के बराबर है। यानी न्यू तो टोटल एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी भी जिसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन ν0 क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर की एनर्जी थी। यानी इस न्यू का वो हिस्सा, इस न्यू का वो थ्रेशोल्ड हिस्सा जबकि इलेक्ट्रॉन अब इस पॉइंट के बाद से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, उस हिस्से को मैंने यहाँ ν0 लिखा है। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या निकल जाएगी, hν माइनस ν0। एक फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक, एक फार्मूला निकल कर आ गया आपका, ये देखिए एक फार्मूला ये निकल कर आ गया। ठीक, अब इसी न्यू को मैं चाहूँ तो अब इसका फार्मूला एक और भी होता है, याद रखिएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू hν, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। यानी न्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन जो है वो c बाई लैम्डा का है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो न्यू की जगह ν0 की जगह c बाई लैम्डा नॉट, c बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। फिर c भी कांस्टेंट ले लूँगा तो 1/λ माइनस 1/λ0 लिख सकता हूँ। तो ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। जब हम ये देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपको क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये डायरेक्ट इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, और इसी का जो दूसरा फॉर्म मैं अभी बता रहा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, hc 1/λ माइनस 1/λ0। एक फार्मूला ये भी बन सकता है। तो तीनों फार्मूले को अपने कॉपी में लिख लीजिए, और तीनों फार्मूले से क्वेश्चन पेपर में आता है, मतलब आता है। अब ये मैं बता दूं आपको कितनी बार पूछा है। अगर सिर्फ इस डेरिवेशन के बारे में डिस्कस कर दूं आपसे तो शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है, किसमें पूछा है, शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। 17 में, 16 में, 14 में, 13 में, 11 में, 10 में। ठीक, इतनी बारी आया है। ये जो टर्म मैंने यहाँ से प्रूव कराया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, कब कब आया है, 17 में, 16 में, 15 में, 14, 13, 11 सब में पूछा है, जान लीजिए। इतनी बारी आया हुआ है डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन, और बस यही स्टेप आपको उठाना है, यही डेरिवेशन करके 3 फार्मूले जनरलाइज करके लिख देने हैं। ठीक, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलें आगे बढ़ें, आगे आइए। चलिए, ये तो हो गया जनरल आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी अगला स्टेप में बढ़ता हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से, हाँ, अब एक रिलेशन में और डिस्कस करता हूँ, इसी में एक रिलेशन और डिस्कस करता हूँ। अभी जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैंने एक रिलेशन बताया था, EV0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस EV0 की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की जगह दे देता है और आपसे इधर की चीज़ें सॉल्व करवाता है। मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है, और वो फॉर्मूला क्या बन सकता है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, EV0 इक्वल टू hν माइनस
न्यू नॉट, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ये भी पेपर में आता है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर किसके हो जाए, जब गिवन एच न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर हो जाए। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये क्यों होता है मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए एक सबसे पेटेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में जो पूछता है कि राइट डाउन द लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आइंस्टाइन ने कंसीडर किया था। वो आपका पूछा कब कब है, 22 में, 18 में, 17 में, 15 में, 12 में, 6 में। तो लॉज को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉज हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको उसको सुनना है, एक एक टॉप पॉइंट को सुनिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो को चाहे तो धीरे कर लीजिएगा, चाहे तो तेज़ कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगेगा, ठीक है। क्योंकि लिखूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। 3 मार्क्स में पूछा है आपका, ठीक है। पूछा राइट डाउन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कह लीजिए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लीजिए। तो पहला जो है द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल सर्फेस। समझाते भी चलूंगा। इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा इस मेटल सरफेस से, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस सन से या इस मटेरियल से जो रोशनी आ रही थी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, जो भी आप दे रहे थे, फोटॉन्स जो इंसिडेंट कर रहे थे इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उनकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, याद रखिएगा। यानी इसकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स डिसाइड्स द इमिशन ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स डिफाइंस बेसिकली डिफाइंस कह लीजिए, डिफाइंस द नंबर ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट उनका ये कहना है। दूसरा उन्होंने कहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है, मतलब ये सब आएंगे लिखने के लिए। यानी जो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो किसी भी तरीके से, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरीके से इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। बहुत ध्यान से बात को मेरी समझिएगा, एकदम आराम समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी यानी इस प्लेट से निकलने के बाद जो इनका मोशन होगा दूसरे प्लेट पर, ये इनकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी पर सिर्फ क्या डिपेंड करेगा, मैं क्रॉस चेक कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये इनके इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस सरफेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है। समझ पा रहे हैं ना, इस सरफेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ना कि इस मतलब इस पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या है इस बात पर डिपेंड करेगा, ना कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी क्या है किसी भी लाइट की। समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों होना समझिए, क्योंकि इंटेंसिटी डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे। ध्यान समझिएगा, यानी इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कर रहा है, मोशन का काम इंटेंसिटी का नहीं है, ठीक है ना। उनको मूव कराने का काम किसका है, इसमें जनरेट हुई जो फ्रीक्वेंसी है यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका काम है। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो डिसाइड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी मैक्सिमम होगी और कितनी मिनिमम होगी। यानी इस कैथोड ट्यूब के अंदर टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के साथ एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर कब डिपॉजिट होना है। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, बाकी मूव कराने का काम, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, टेम्परेचर करेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला क्या कह रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। बहुत सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी। अब समझिए, इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैंने बताया आपको, वो सिर्फ और सिर्फ जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी वो डिसाइड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी से, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर डिपॉजिट होंगे। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इंटेंसिटी डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताया, इंटेंसिटी ये डिसाइड नहीं करेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तीसरा मैंने कहा कि इस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन यानी इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी, कितनी ज़्यादा कितनी कम होगी, इसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा, ना कि इसका इंटेंसिटी डिसाइड करेगा। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में बहुत अंतर है, मैं बताया, अगर नहीं बताया तो जान लीजिएगा।
इंटेंसिटी बेसिकली क्या करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर जो पड़ते हैं किसी भी लाइट के, वो कितने पार्टिकल्स को इमिट कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, वही आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी लाइट की, वो ये होती है कि उस इमिटेड पार्टिकल को कितनी तेजी से, कितनी जल्दी वाइब्रेट कर सकते हैं, कितनी तेजी से वाइब्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। समझ पा रहे हैं? यानी फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी के साथ डिस्टर्बेंस होगा। इंटेंसिटी के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन में अंतर आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। चौथा पॉइंट क्या कहता है, when the frequency of the incident light is less than the minimum frequency required for the emission of photoelectrons. When the frequency of the incident light is less than the minimum frequency required for the emission of electrons, no electron will come out of the surface. This minimum frequency is known as threshold frequency. The value of threshold frequency depends upon the nature of metal surface and its value is indifferent for different metals. समझिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत मिनिमम हो जाए तो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं निकलेंगे। आप ऐसे समझो ना यार, फ्रीक्वेंसी का मेन मकसद क्या है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी ऐसा है नहीं, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं आपको समझने के लिए कि फ्रीक्वेंसी एक तरह से एनर्जी का काम कर रही है। समझ पा रहे हैं ना, यानी एजिटेट कर रही है, किसी चीज़ को निकलने के लिए मजबूर कर रही है, तोड़ रही है उसके फॉर्म, उसके एनर्जी से उसको निकालना चाह रही है। तो एनर्जी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, एक तरह से उसको एनर्जी के फॉर्म में कह सकते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा वो। यानी कि फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत मिनिमम होगी तो ये इस पे इंटेंसिटी इसकी बढ़ा भले रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके बाहर की ओर निकाल नहीं पाएगा। यानी अगर आपको इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रखना पड़ेगा, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इस सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, ताकि आप आसानी से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके सरफेस से बाहर निकाल सकें। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कॉल पे कॉल आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये था चौथा पॉइंट, देयर इज नो टाइम लैग इन द इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, लाइट ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली कम्स आउट। ये बहुत सिंपल सी चीज़ कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है यार देखो, जितने भी जो भी फिनोमिना हो रहा है वो किसी भी तरह से टाइम का लैग उसमें नहीं होगा। जो भी फिनोमिना होंगे बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे, एक के बाद एक पार्टिकल्स पड़ेंगे, एक के बाद एक इमिशन होगा, एक के बाद एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। यानी एक कांस्टेंट टाइम कह सकते हैं, उसमें ये पूरा का पूरा फिनोमिना होगा। ना कि पहला पार्टिकल पड़ा फिर दूसरा वाला थोड़ी देर बाद पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा फिनोमिना या तो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में होगा या जीरो टाइम इंटरवल में होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, अलग से अपने कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ 2019-20-17 में पूछा हुआ है ये। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज, इसका स्लोप किस तरीके से निकल कर आएगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसके स्लोप के बारे में डेरिवेशन आपको नहीं करना है, डेरिवेशन कुछ नहीं आता है। ये MCQ के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 बार। तो ध्यान रखिएगा, न्यू नॉट और क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी और क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ जो ड्रॉ होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कल की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि एक टॉपिक पर थोड़ा सा इम्फेसिस ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और कंटिन्यूसली इतना बोलना आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोलूँगा तो फिर क्लासेस नहीं ले पाऊँगा। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, बट अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो कल की क्लास में इसको ख़त्म करके तब नया चैप्टर शुरू करूँगा। आधे घंटे का रहेगा कोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इधर ये क्या कहना चाह रहा है कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, इधर फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाई नॉट कह लीजिए या फिर W नॉट कह लीजिए, उसके बीच में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक, ऐसे कुछ बना होगा, देख ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, रुक जाइए,
तो सिर्फ पोटेंशियल के बीच में, करंट के बीच में ग्राफ था। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक, ये बना है। ये कहना चाह रहा है, ये याद रखेंगे आप डायरेक्टली, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको इस ग्राफ का स्लोप, देखिए हम किसी भी ग्राफ का क्या निकालते हैं, अगर हमको इस ग्राफ का स्लोप पता चल जाए तो ये ग्राफ कहना क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। तो आपको दिमाग किस पर लगाना है, tan थीटा पर निकालना। मान लीजिए थीटा इंक्लाइंड एंगल है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा जो आएगा वो आता है h/e के बराबर। क्यों, कैसे आता है, इसके बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं जाना, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा, मतलब ठीक ठाक टॉपिक है, जो कि आपका आधा घंटा ले सकता है। तो मैं इस पर बहुत इम्फेसिस नहीं डालूंगा, लेकिन आपको ये समझाऊंगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको पता है कि वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, h न्यू नॉट होता है। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में बोला है, याद रखिएगा, किसके किसके बीच में बोला है, फोटोइलेक्ट्रिक द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है, सॉरी नॉट वर्क फंक्शन, इट्स एन स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये v नॉट के बारे में बोला है। तो आपको मैंने बताया है कि जो v नॉट होता है वो क्या होता है, लगभग क्या, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और इसको मैं ई वी नॉट से दिखाता हूँ। ई वी नॉट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल किस पर लगाओगे, ई पर लगाओगे। तो जो पोटेंशियल ऐसे समझिएगा, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना पोटेंशियल लगना है, वो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ वो पोटेंशियल मल्टीप्लाई होगा, और उतने पोटेंशियल लगेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना रुक जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईवी लगाया है, ठीक। अगर इस ईवी को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं ईवी लिखूंगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एच न्यू लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ एच न्यू, आपको मैंने बताया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ओवरऑल, काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल आपकी मिल जाएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यानी ओवरऑल ये है तो एच न्यू के फॉर्म का ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, भले हमने इसको दो फॉर्म में तोड़ा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मैं इस एनर्जी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस एनर्जी को मैं एच न्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना हो क्या, एच अपॉन ई निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ वी नॉट अपॉन न्यू के बराबर। और ये वी नॉट न्यू क्या है, ये tan फाई है, और इसी tan फाई की वैल्यू एच अपॉन ई के बराबर आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है, सिंपल सा फंडा, बस इतना याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से जब कभी भी हम पोटेंशियल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, सिंपल सी चीज़ है। चलो कल तक का मैं समय और लूँगा, बस हड़बड़ी में चीज़ें ना हो ताकि समझ में भी आती रहे चीज़ें। देखो ऐसे आपने क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं इसको लिख दूँ, ये बताया है मैंने आपको, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। कोई दिक्कत, आ जाओ। अगर मैं इसको लिख दूँ ई अपॉन एच इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन वॉट, वी नॉट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं इसको लिखूँ एच अपॉन ई, अगर मैं लिख रहा हूँ इसको एच अपॉन ई लिख रहा हूँ, तो मैं इसको वी नॉट अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट लिखूँगा। ऊपर नीचे करके लिख सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से मैंने लाया है, ये पहले प्रूफ कर चुका हूँ मैं कैसे आया है, बता चुका हूँ आपको। अब समझिएगा वी नॉट अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट क्या, समझिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये है, समझिएगा, और पोटेंशियल का ग्राफ ये है। तो अब समझिए कि अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, समझिएगा, अगर ये क्या है, न्यू नॉट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब इस पॉइंट के बाद से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होगा और हमको कुछ ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन दिखेगी, उधर क्या दिखेगा, न्यू दिखेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि tan थीटा यानी स्लोप की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वी नॉट थी, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू वी नॉट थी। अगर मैं कहूँ कि ये जो स्लोप उठकर इस पॉइंट तक गया है, इस स्लोप की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट, समझा दिया मैंने अब ओवरऑल। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, वी नॉट, और बेस क्या है, न्यू माइनस न्यू नॉट। समझ पा रहे हैं ना, यानी न्यू माइनस न्यू नॉट ही आपका क्या है, tan थीटा के बराबर है, और न्यू माइनस न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, एच अपॉन ई के बराबर है, यानी tan थीटा जो होगा वो एच अपॉन ई के बराबर आएगा। लीजिए मैंने प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया है। बेसिकली प्रूफ आता नहीं है, डायरेक्टली आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू के फॉर्म में जनरली पूछ लेता है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उसके बीच में जो संबंध आएगा उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, स्लोप कैसा आएगा, तो एच अपॉन ई आएगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए
सारे क्वेश्चंस मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, एक पेपर में जनरली आपके 19, 18, 16, 7, 5, 17 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है थर्मियोनिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ थर्मियोनिक इमिशन, एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ध्यान से बस सुनिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बाकी मैं समझाता चलूँगा। इन थर्मियोनिक इमिशन, हीट इज गिवन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are present inside the surface of the metal. The free electrons absorb the heat and their thermal energy increases and they came out of the surface of the metal. Thermionic emission. दूसरा कह रहा है in photoelectric emission, photoelectric effect, the free electrons absorb the energy of the incident photon and comes out of the surface of the metal. यानी थर्मियोनिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में अंतर क्या है? कुछ और नहीं यार। थर्मियोनिक इमिशन में उस बॉडी को जिसको आपको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है सरफेस से, उसको ले जाके आप थर्मल यानी किसी टेम्परेचर या आग या किसी चीज़ के कांटेक्ट में ले जाके रखते थे। एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन तब उससे निकलता था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में कुछ और नहीं करना, किसी कांटेक्ट में आपको नहीं रखना है, बस आपको लगातार उस पर लाइट को, इंटेंसिटी को इंसिडेंट करना है और तब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आएंगे तो ऐसे फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थर्मियोनिक इमिशन में आपको उस बॉडी को कांटेक्ट में, आग या चिमनी के कांटेक्ट में ले जाके थर्मली रखना पड़ता था, गर्म करना पड़ता था। अगला क्या कह रहा है? द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, मेटल यानी भगोने का पानी कब खोलना शुरू होगा और खोल के पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाएगा? जब भगोने को आप आग पे रखोगे। तो मेटल सरफेस जितनी एनर्जी लेनी होगी वो ले लेगा, उसके बाद जो पानी को टेम्परेचर देना होगा वो कन्वर्ट करेगा पानी को किसमें? भाप में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है? द रेट ऑफ, किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के अंदर सुनिएगा। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। फोटोन की जो इंटेंसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे सरफेस पर। ये मैंने पहले बता दिया है। ये दो डिफरेंस है, इसको याद रख लीजिएगा। एक नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ता हूँ। एक टॉपिक है जहाँ से बहुत बार मेरे दिमाग में यहाँ पर भी क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं उसको फटाक से करा देता हूँ ताकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बचेंगे कल मैं फिर उसको कराऊँगा। देखिए, वो कह रहे हैं